जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग ने ये चीज़ देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। आज हम लोग देखने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन देखने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस कंडीशन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई होगा और किस कंडीशन में मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई नहीं होगा, या फिर क्या कंडीशन है कि जब हम मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं और किस समय हमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना चाहिए और किस समय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं अप्लाई करना चाहिए। ये चीज़ देखेंगे और आखिर इसको अप्लाई करने का बेसिक रूल क्या है, यानी कोर कंसेप्ट क्या है, आज के लेक्चर में हम आपको कंप्लीट कर देंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, आप ये चीज़ देखिए वीडियो, है ना। मैं आपके सामने पहले क्या है कि सबसे पहली बात है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है उसको पहले हेडिंग देते हैं हम लोग कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है। तो मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है उस चीज को देखिए कि मैकेनिकल एनर्जी बोलता है मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस में सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी कहने का मतलब है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी के सम को ही क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। यानी कहने का मतलब यहाँ से ये आ गया कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। दोनों के सम को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। यानी कहने का मतलब है कि जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है जैसे सपोज मान लो कि हम है, हमारे बॉडी पे अगर देखें हमारा बॉडी का मास क्या है, m, है ना, और हम अगर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन से हम लोग का एक चीज बनता है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जैसे सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है ना, अर्थ किसी एच हाइट पे अगर चल जाए तो कोई हमारा पे कोई एम मास का पार्टिकल है तो इसका जो एनर्जी होगा कितना होता है, mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है, मैकेनिकल एनर्जी ये बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों के सम को ही क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। यानी कहने का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों के सम को क्या बोलता है, मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे ये चीज समझ में आ रहा है। अब इसको कैसे समझते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए कि सपोज मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सपोज वाले ये ग्राउंड है, यहाँ से हम लोग क्या करें, किसी भी एच हाइट पे चले जाए, है ना, किसी भी एच हाइट पे चले गए और यहाँ पे देखेंगे कि सपोज मान लेते हैं यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी भी है और इसका मास m है। मैं बोल रहा हूँ कि एच हाइट पे एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसका वेलोसिटी भी है। तो अगर मैं ये चीज बोलूँ कि इसके पास मैकेनिकल एनर्जी कितना है, तो हमको पता है मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या आता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस में सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के सम को ही क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं यहाँ से लिखना चाहूंगा कि इसका मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहली बात है कि काइनेटिक एनर्जी और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी दोनों के सम को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो, एम जी एच, दोनों के सम को ही क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब है कि इस पार्टिकल के पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एम जी एच, तो दोनों के सम को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। अब हमारे पास आता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या आता है, यानी अगला जो हेडिंग है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है उस चीज को समझिए। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बोलता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैकेनिकल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, यानी दोनों के सम को क्या बोलता है, मैकेनिकल एनर्जी। अब ये बोलता है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कंजर्व होना, कंजर्व होना मतलब कि कांस्टेंट होना, एक जैसा होना,
है ना। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट होना और एक से जैसा होना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है कि एनर्जी सेम होना, यानी एनर्जी कांस्टेंट होना, एक जैसे होने को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि हमको पता है एक चीज़ हमें पता है, क्या बोल सकते हैं कि इसको, कि हमें पता है कि अप्लाइड वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, एक वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है उस चीज को देखिए कि टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी जो भी वर्क होगा सब का सब क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। तो अब हमको पता है कि टोटल वर्क का मतलब क्या होता है, तो मैं लिखूंगा क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस में वर्क डन बाय इंटरनल, यानी कहने का मतलब है कि इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कहने का मतलब है कि एक्सटर्नल का वर्क प्लस में इंटरनल का वर्क, दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, इनके काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है, इनके काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस में वर्क डन बाय इंटरनल, जो दोनों का वर्क होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब हमें एक चीज और पता है कि जो फोर्स होता है वो दो तरह का हो सकता है, यानी कहने का मतलब है कि इंटरनल फोर्स भी दो तरह का हो सकता है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, और एक्सटर्नल फोर्स भी क्या हो सकता है, दो तरह का, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल, है ना, प्लस में वर्क डन बाय इंटरनल। अब इंटरनल में दो तरह का फोर्स कौन होता है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां से बोलेंगे कि इंटरनल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, एक तो होगा मेरा कंजर्वेटिव फोर्स प्लस में वर्क डन बाय इंटरनल, क्या होगा, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये चीज हमें पता चल गया। अब मैं क्या लगा रहा हूं, अब मैं ये चीज कर रहा हूं कि अप्लाई कंडीशन, अब मैं कंडीशन लगा रहा हूं, अप्लाई कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। देखिए कंडीशन क्या बोलता है, कंडीशन बोलता है कि वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 एंड वर्क डन इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी कहने का मतलब है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल 0 होगा, वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया, ये हो गया 0 और ये हो गया 0, ये हमारे पास बचा है। तो हमको पता है वर्क डन बाय इंटरनल नॉन इंटरनल कंजर्वेटिव इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये चीज हमारे पास आ गया। हमको ये चीज पता है कि इंटरनल कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात है, इंटरनल कंजर्वेटिव का मतलब हो गया इंटरनल फोर्स जो कि कंजर्वेटिव होता है। मैं आपके सामने ये बोलूंगा कि डी यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है हम मान रहे हैं कि ये इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है। ये क्या है, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब ये है कि हम इस माइनस को इधर अगर हम भेज दें, उस माइनस को इधर भेज दें, इसका मतलब ये है इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव, ये है इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव। यानी इसके जगह पे हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। यानी इसके जगह पे इसको हम लोग रिप्लेस कर दें, क्यों, क्योंकि वर्क डन इंटरनल कंजर्वेटिव, ये भी वर्क डन इंटरनल कंजर्वेटिव, ये किसके बराबर है, ये माइनस में डी यू के बराबर है। इसका मतलब है कि इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, माइनस में डी यू। तो मैं यहां से लिखूंगा माइनस में डी यू इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए डी यू हमारा क्या है, चेंज है। इसका मतलब है हम लोग को पता है क्या, यू फाइनल माइनस में, मैं क्या लिखूंगा, माइनस को यही रखने देगा, तो डी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कहने का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब यहाँ पे देखिए माइनस में यू फाइनल प्लस में यू इनिशियल, क्यों, क्योंकि इसका ये प्लस का है तो इससे माइनस, इसको माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, है ना, माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये चीज हमारे पास आ गई। अब मैं क्या लिख रहा हूँ उस चीज को देखिए कि इस चीज को इधर फेंक दो, इस चीज को इधर फेंक दो, तो यू इनिशियल
प्लस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इस चीज को देखिए, ये हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है ना। तो हम जब पता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब ये है कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी विच इज इक्वल टू, यानी जितना पहले मैकेनिकल एनर्जी था विच इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, यानी शुरू का मैकेनिकल एनर्जी वो किसके बराबर है, फाइनल के मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है। ना इसके में अंदर हम लोग कोई एनर्जी को ऐड किए हैं, ना इससे कोई एनर्जी को लिए हैं। जो इनिशियल एनर्जी था वही फाइनल के बराबर हो गया, यानी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो ये मैं बोलूंगा इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इट मीन्स एनर्जी इज ए कंजर्व। इट में बोलूंगा मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, मैं बोलूंगा इट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। ये कब होगा, इट ओनली एप्लीकेबल, it only applicable when work done external प्लस में वर्क डन एक्सटर्नल प्लस में वर्क डन इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव। क्या होगा, वर्क डन एक्सटर्नल क्या होना चाहिए, 0। वर्क डन इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव भी क्या होना चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव भी क्या होना चाहिए, 0। यानी कहने का मतलब है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी दोनों बराबर कब होगा, जब एक्सटर्नल वर्क, जब एक्सटर्नल वर्क 0 हो और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव 0 हो, तब ये चीज़ क्या है, वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। तो इस चीज़ को हमको समझना चाहिए, ठीक है। अब इसमें इस चीज को यूज कैसे करना है ना, इसका इस्तेमाल कैसे है वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। यानी अब हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन। देखिए हम इसका एप्लीकेशन के लिए क्या करेंगे, हम लोग धीरे धीरे छोटा छोटा क्वेश्चन लेंगे और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। और कल के लेक्चर में जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, कल के लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन, यानी छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद से कल के लेक्चर में अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। अब हम इसी तरह सोच लिए क्या कि पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके ऊपर छोटा से छोटा क्वेश्चन कराएंगे, यानी जो मैंने बोला जाए कि सर्टेन लिमिट के, यानी जेईई या नीट लेवल का। फिर उसके बाद से जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है ना, इसी के ऊपर उसको हम लोग करेंगे क्या, एडवांस लेवल का। यानी कोई भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे, सबसे पहले टॉपिक पढ़ाने से पहले थ्योरी और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट और उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो चीज़ एक लेक्चर में, और उसके ऊपर जो एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन है ना, उसको नेक्स्ट लेवल में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि लेक्चर क्या है ना, लेंदी हो जा रहा है। अगर सोच रहे हैं कि एक साथ सब कंबाइन करके दिया जाए तो लेक्चर जो होता है वो ज़्यादा ये हो जा रहा है, लेंदी हो जा रहा है। इसलिए क्या है कि थ्योरी को अलग पढ़ा दे, थ्योरी प्लस में बेसिक उस क्वेश्चन, और उसमें जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आए। ऐसा हम कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है और इसको अप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उन्होंने बोला है कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास ऐसे ग्राउंड है ना, इस ग्राउंड से किसी भी एच हाइट पे चल गए, है ना, किसी भी एच हाइट पे गए और यहाँ पे एक मास m रख दिए, यानी एच हाइट पे गए और m मास के पार्टिकल को रख दिए। मैंने क्या बोला, एच हाइट पे गया और m मास के पार्टिकल को रखा, और मैं ये चीज़ बोलूँगा कि ये रिलीज करता है फ्रॉम द रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट से क्या करता है, रिलीज करता है। फिर उन्होंने बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेस ऑन ग्राउंड, है ना। जब वो ग्राउंड पे रीच करेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये चीज हमें बताना है। देखिए
इस क्वेश्चन को हम लोग कम से कम 3-4 मेथड से कर सकते हैं। एक काइनेमेटिक्स के मेथड से फॉर्मूला लगा के, दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के, लेकिन हमें तो सीखना है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं, उस चीज़ को सीखना है। तो देखिए हम लोग कैसे लगाते हैं। हमें क्या करना है, हमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है। देखिए हम लोग कैसे करते हैं। हमको पता है कि वो h हाइट पे है ना। जब वो नीचे आएगी तो हम मान ले रहे हैं कि इस पॉइंट पे आया तो जस्ट नीचे यानी गिरने वाला था, उसका वेलोसिटी v हो गया। मैं बोलूँगा कि जस्ट वो नीचे गिरने वाला था तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, जब भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे ना, तो हम क्या करते हैं कि जिस दो पॉइंट के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई होगा, देखिए कैसे। जिस पॉइंट के ऊपर लगाना है ना, मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ए मान लेते हैं। जैसे मैकेनिकल एनर्जी का ये इनिशियल एनर्जी और ये क्या है, फाइनल एनर्जी। तो जो इनिशियल पॉइंट होगा उसको ला लेना है ए, और जो फाइनल पॉइंट होगा उसको मान लेना है बी। इनिशियल पॉइंट को क्या मानना है, ए, और फाइनल पॉइंट को क्या मानना है, बी। अब हमको ए और बी के बीच में क्या निकालना है, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं लिखूंगा क्या कि अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या करना है, अप्लाई करना है। अब सोचिए कैसे हम इसके और इसके बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, उस चीज को देखिए। ठीक, तो हमें पता है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, हमको पता है यू ए है ना, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू है ना फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यही चीज हमारे पास है ना। इनिशियल को हम ए माने, फाइनल को बी माने। जैसे ये इनिशियल एनर्जी था, अब हम ए माने, इसको क्या माने हैं, बी मान लिए। क्यों माने वो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे देखिए, इट ओनली एप्लीकेबल, ये कब एप्लीकेबल होगा, ये सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव क्या हो, जीरो हो। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम बोले ये हमारा पार्टिकल है, इसके पास एक एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है। सबसे पहली बात है, इसके पास एक ही फोर्स लग रहा, कौन, mg का फोर्स, और कोई दूसरा फोर्स ही नहीं लग रहा। mg का फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स, क्यों, क्योंकि इस बॉडी पे लग रहा। अब mg का फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर हम mg को यानी अर्थ को अगर हम कंबाइन कर लें यानी सिस्टम में ले लें, तब तो हम लगा सकते हैं ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज को देखिए कि मान ले रहे हैं कि ये हमारा एक अर्थ है ना, ये हमारा क्या है, एक अर्थ, जिसको बोलते हैं अर्थ, है ना। अब हम क्या बोलते हैं कि इसको पूरा एक सिस्टम ले लो। तो जैसे हम इसको सिस्टम ले लिए तो अर्थ प्लस पार्टिकल इज ए इंटरनल सिस्टम। तो मैं क्या लिखूंगा कि अर्थ, मैं बोलूंगा क्या कि अर्थ एंड पार्टिकल इज ए सिस्टम। अर्थ और पार्टिकल हमारा क्या बन गया, एक सिस्टम। हमको पता है कि एक इसके पास एक ही फोर्स लग रहा, कौन सा, mg का फोर्स। तो पार्टिकल और अर्थ अगर एक सिस्टम है, इसका मतलब कि mg का फोर्स क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया। क्या हो गया, mg का फोर्स इंटरनल फोर्स हो गया। तो अब हम लगाते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहली बात है, ए के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो हमको पता है क्या कि इसका मास क्या है, mgh होता है, और mg, और इसका हाइट कितना है, हमको पता है कि mgh में जो हाइट होता है वो क्या होता है कि एक mgh में जो हाइट होता है h इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू 0, है ना। किसी एक पॉइंट पे h इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0 मानेंगे तो mg यानी इस लेवल से उस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, उसी को क्या बोलते हैं, h। तो इसको क्या लिखेंगे, mgh प्लस में काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं 0। ठीक, अब वो कहाँ आया है, तो ए से आ जाता है बी पे। तो जब वो बी पे आता है, ए से कहाँ आएगा, ए से बी पे आता है। तो जब बी पे आता है ना, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, तो जब वो बी पे आएगा तो इसका पोटेंशियल देखेंगे तो 0 हो जाए। क्यों, क्योंकि इसी लेवल पे हमने क्या माना, पोटेंशियल 0, और पार्टिकल इसी लेवल पे है। क्योंकि इसके ऊपर जाएगा तो प्लस, इसके नीचे आएगा तो माइनस, इस पॉइंट पे आएगा तो क्या होगा, 0 है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल अभी क्या है, 0। तो मान लेंगे कितना होगा, 0, प्लस में इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ m और v², तो माने हैं जो हमको निकालना है, जो हमको क्या करना है, निकालना है। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं m से m काट दो, तो v इज इक्वल टू देखेंगे तो रूट के अंदर कितना आएगा, 2gh। तो यहाँ से वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितना गया, रूट के अंदर 2
2Gh, ये चीज हमें आ गया। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि देखिए अब इसमें हुआ क्या है ना, अगर इसको एनालाइज करें तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था। क्यों? क्योंकि इसके पास वेलोसिटी नहीं था। लेकिन जब वो यहाँ से यहाँ आया है तो इसके पास क्या आ जाता है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। लेकिन जब वो यहाँ से यहाँ आएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना बन जाता है, 0। इसका मतलब है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये है कि जब भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड होता है, इसका मतलब है कि एक एनर्जी कन्वर्ट होता है किसी दूसरे एनर्जी में, यानी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू किस में, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। ऐसा क्यों होता है? देखिए हमको पता है क्या कि हमको पता है कि सपोज मान लेते हैं सी हमारे पास कोई ऐसा लेटर है, सी हमारे पास क्या है, कोई ऐसा लेटर है। अगर मैं बोलूंगा सी इज इक्वल टू ए प्लस में क्या हो गया हमारा बी। अब मैं बोलूंगा कि सी इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, सी इज ए कांस्टेंट है ना। अब मैं बोलूंगा ए हमारा क्या है, वेरिएबल, और बी हमारा क्या है, बी हमारा क्या है, वेरिएबल। ए हमारा वेरिएबल है, वी हमारा वेरिएबल है। हम बोलेंगे कि ये कांस्टेंट कब होगा, जब ए बढ़ जाएगा तो बी घटना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूंगा बी भी बढ़ जाए ये भी बढ़ जाए तो टोटल समेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इसमें होता क्या है कि एक को अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, है ना। अगर मान ले एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, है ना, तभी तो दोनों मिला के इसके सेम होगा। इसी तरह क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब होता है, जब काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट कब होता है, वो तब होता है कांस्टेंट, वो तब होता है, वो तब होता है कांस्टेंट जब काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, है ना। समझे कि नहीं समझे? मैं बोलूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। क्यों? इनके टोटल को सम को कांस्टेंट रखना है। अगर ये 10 है ये 10 है, दोनों मिले के 20 हो गया। अगर ये 15 होगा तो इसे 5 होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना, 20 होना चाहिए। इसलिए इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस केस में हम ये चीज बोल सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। टोटल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। अब एक और क्वेश्चन देखिए हम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में बोलता है कि वही हमारा एक ग्राउंड है, और इस ग्राउंड से वही इस h हाइट पे एक पार्टिकल है, यानी वही h हाइट पे एक पार्टिकल है और उसका हाइट h है ना। सेम क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है कि रिलीज फ्रॉम रेस्ट से हम उसको छोड़े हैं, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, है ना। अब उन्होंने बोला कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, find the velocity of particle when it reaches at h/2 height। जब ये h/2 हाइट पे पहुंचेगा उस समय इसका वेलोसिटी क्या होगा, वो चीज हमें पता लगाना है। देखिए हम कैसे लगाते हैं, ठीक। देखिए इसको हम लोग कैसे लगाते हैं, है ना। अब देखिए हमको पता है कि हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब लगा सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तब लगा सकते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स, एक वर्क डन बाय एक्सटर्नल 0 हो और वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव क्या होना है, 0 होना चाहिए। अब हमें पता है ये एक पार्टिकल है ना। अगर एक सिंगल पार्टिकल को कंसीडर करेंगे तो सिंगल पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एक प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स होता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक पॉइंट है ना, ये कुछ, इसका मास क्या है m,
जिसका मास m है, जिसका हाइट h। अब मैं बोलूँगा कि अर्थ को भी क्या ले ले, एक सिस्टम। तो जैसे आप अर्थ को एक सिस्टम लोगे, जैसे आप अर्थ को एक सिस्टम ले लोगे, तो पार्टिकल और अर्थ हमारे लिए क्या बन गया, एज ए सिस्टम। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब ग्रेविटेशनल एक इंटरनल फोर्स आ गया और वो क्या है, कंजर्वेटिव है। इस केस में मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं इन दिस केस मैकेनिकल एनर्जी इज ए कंजर्व। तो इसमें क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। क्या है कि हमें क्या करना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए क्या होगा, है ना। तो मैं लिखूंगा क्या कि अगर हमको पता है कि जब भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होता है दो पॉइंट के बीच में, तो वो हमारा h/2 हाइट पे हमको चाहिए। कितना चाहिए, h/2 हाइट पे। ठीक, मान लेते हैं ये हमारा a, और हमको कहाँ चाहिए, इस पॉइंट पे, यानी a और b जो पॉइंट के बीच में, एक यहाँ और एक यहाँ, दो पॉइंट के बीच में हमने क्या माना, हमने माना है इसका वेलोसिटी यहाँ क्या होगा, v। यानी कहने का मतलब है कि हमें उसका वेलोसिटी चाहिए जब वो h/2 हाइट पे हो। कितना हो, h/2 हाइट पे। इसका मतलब ये है कि ये पूरा h है, तो h/2 हमारा ये हाइट होगा। हमें क्या लगाना, हमें लगाना इसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाइड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन A टू B। अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन A टू B। ए और B के बीच में क्या लगाना है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना। अब देखिए उसको हम लोग लगाते कैसे हैं। ठीक, लगाने का तरीका क्या है, हमको पता है कि UA प्लस में काइनेटिक एनर्जी A इज इक्वल टू UB प्लस में काइनेटिक एनर्जी B, है ना। पोटेंशियल एनर्जी A प्लस में काइनेटिक एनर्जी A इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी B प्लस में काइनेटिक एनर्जी B, दोनों हमारा इसका। अब हमें क्या लगाना है, इसको लगाना। अब सोचो कैसे लगाएंगे। तो हमें क्या है कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो तो हमें एक जगह पे क्या मानना है, जीरो। तो हम यहाँ पे जीरो मान ले रहे हैं, यानी जब h इज इक्वल टू जीरो है तो u इज इक्वल टू जीरो है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज को देखिए कि A का पोटेंशियल कितना होगा। तो A का पोटेंशियल हमारा क्या होता है, A का पोटेंशियल mg h हमारा क्या होता है, जिस पॉइंट पे आपने हाइट जीरो माना है उस पॉइंट से उस पार्टिकल का डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ mg के डायरेक्शन में, यानी वर्टिकल हाइट कितना है उस चीज को देखिए। तो यहां से यहां देखेंगे तो वर्टिकल हाइट हमारा कितना होता है, h होता है, प्लस में, है ना। प्लस में क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना था, जीरो। क्यों, इसके पास वेलोसिटी है जीरो। उसके बाद से अगला पॉइंट देखिए कि हमें पोटेंशियल एनर्जी कहाँ लगाना है, हमें पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे चाहिए। तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख देंगे, mg। अरे क्या लिखेंगे, mg। अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mg। हमको h हाइट चाहिए। h हाइट क्या होता है, जिस पॉइंट पे आपने हाइट जीरो माना है उस पॉइंट से उस पार्टिकल का हाइट कितना है इन द डायरेक्शन ऑफ mg, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वो हमारा कितना है, h/2। ये चीज हमें समझ में आ गया। अब मैं क्या बोलूंगा, प्लस में हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे कितना होगा, हाफ m v स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या माना, v का स्क्वायर, यहाँ v माना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से लगाएंगे 2, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, इसको काट दो, m से m काट दो, ये कितना होगा 2gh, है ना। अब ये 2gh, तो यहाँ से gh यहाँ से आ जाएगा gh, तो ये क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर। इसका मतलब है v इज इक्वल टू कितना होगा, √gh। क्यों, 2gh में से एक gh घटा दो तो कितना होगा, रूट के अंदर gh। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ उस चीज को देखिए कि हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये देखिए, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पे टोटल कन्वर्टेड क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। एक पॉइंट तो ये हमारे पास हो गया। इस पॉइंट में देखिए कि यहाँ पे टोटल क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जब वो हाफ पे होता है ना तो इसके पास हाफ काइनेटिक एनर्जी होता है, हाफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्यों, क्योंकि ये अपना हाफ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट करता है किस में, उसके काइनेटिक एनर्जी में। तो मैं लिखूंगा क्या कि हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू converted into काइनेटिक एनर्जी। अपना हाफ जो पोटेंशियल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी में क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या हम लोग मैकेनिकल एनर्जी का अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए हम लोग कैसे है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारा ऐसे कुछ है ना सरफेस है। अब सरफेस हमारा, अब मैं बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारा ऐसे कुछ एक ब्लॉक है ना, जिसका मास क्या है m, और ये हमारे लिए क्या है स्मूथ है ना, ये क्या हमारे लिए स्मूथ। लेकिन हम क्या करेंगे, इस मास के ऊपर एक छोटा सा और मास हम लोग रख देंगे, जिसका हम मास क्या है a है, ठीक है, 2 मास है। उन्होंने बोला है कि ये वाला जो सरफेस है वो क्या है म्यू है, ये वाला सरफेस हमारा क्या है म्यू। म्यू का मतलब ये है कि ये फ्रिक्शन लेस नहीं है, इसके पास क्या है अभी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। फिर उन्होंने बोला है कि इसको पोटेंशियल, इसको हम लोग क्या करते हैं इनिशियली 0 वेलोसिटी देते हैं और इसको हम लोग u वेलोसिटी देते हैं, ठीक, इतना समझ में आया। तो हमें पता है कि ये वाला तो स्मूथ है, जब भी इसके पास वेलोसिटी होगा तो ये आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो होता क्या है कि जब वो आगे की तरफ बढ़ते 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 जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्यों क्यों हमको पता है कि इसके बीच में क्या है फ्रिक्शन है कि नहीं है। तो उस फ्रिक्शन का क्या करेगा, जैसे ही आगे बढ़ना चाहेगा ये इसको पीछे लगाएगा और इसके ऊपर ये इसको कहाँ लगाएगा, ये इसको पीछे लगाएगा, तो पीछे तो छोटा ब्लॉक इसको कहाँ लगाएगा, आगे की तरफ लगाएगा। तो होगा क्या कि एक पॉइंट आएगा कि ऊपर वाले का वेलोसिटी घटेगा और नीचे वाले का वेलोसिटी बढ़ेगा। तो होता है तो क्या है कि दोनों का वेलोसिटी किसी एक पॉइंट पे जाके क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा। किसी एक पॉइंट पे दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मान ले इसका भी v और इसका भी v। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला है कि कैन बी अप्लाइड, कैन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, कैन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी या फिर कॉमन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, है ना। ब्लॉक का कॉमन वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है कि जब भी बोले कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो हमेशा दिमाग में एक बत्ती जला लेना कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तभी वैलिड होगा जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो 0 और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव क्या हो 0, है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होना चाहिए 0 और वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा 0। अगर ये चीज दोनों अगर 0 है तो हम हमेशा क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछता है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो लगाने के लिए कंडीशन, अगर वर्क डन एक्सटर्नल इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव अगर 0 होगा तो लगा सकते हैं, अगर नहीं होगा तो नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें चेक करके देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। देखिए हमको पता है चेक कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक सिचुएशन को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि ये एम ब्लॉक है, तो इस एम ब्लॉक पे पीछे कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाले सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस है। लेकिन हम जैसे इसके ऊपर वाले का बात करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि ऊपर वाले का मास क्या है, एम है। अब हम क्या कर देखते हैं कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, तो यहां से देखिएगा कि फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है वो कितना होगा, म्यू इंटू एन। अब एन किसका हो, इसका नॉर्मल, नीचे वाला फोर्स ऊपर वाला फोर्स दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तो एम जी के बराबर होगा। तो ये हमारा फ्रिक्शन है। अब चूंकि ये वाला ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर कहाँ लगा फ्रिक्शन, पीछे की तरफ। और चूंकि फ्रिक्शन हमेशा इक्वल एंड अपोजिट देता है तो इसकी तरफ क्या लगेगा, आगे की तरफ। ठीक, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए कि हमें किस चीज की जरूरत है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, है ना, या फिर ऐसे बोले फॉर कंजर्वेशन, फॉर अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। वर्क डन एक्सटर्नल 0 और वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव क्या होना चाहिए, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव क्या होना चाहिए 0। अब यहाँ पे ये चीज देखिए, अब एक्सटर्नल, तो अगर हम इन दोनों को सिस्टम मान लें तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा 0,
है ना, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, mg का फोर्स नीचे है और नॉर्मल फोर्स ऊपर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों की वजह से क्या होगा, जीरो, क्योंकि mg की फोर्स नीचे, नॉर्मल फोर्स इधर, और बोलेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ, इधर, तो नॉर्मल और mg की वजह से कोई वर्क नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक फ्रिक्शन फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो हमारा क्या हो गया, जीरो, लेकिन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव जीरो है कि नहीं है, ये चीज हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इंटरनल फोर्स होता है। इंटरनल फोर्स अगर मैं बोलूंगा कि फ्रिक्शन फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इस चीज को हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एक प्रकार का नॉन कंजर्वेटिव है, और नॉन कंजर्वेटिव क्या करता है, हीट को लॉस्ट करता है, लेकिन कंजर्वेटिव क्या करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे हम लोग इस क्वेश्चन में देखें, यहां से जब वो यहां से यहां आता था तो क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होता था, कंजर्व होता था, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो एनर्जी को क्या करता है, हीट में रिलीज करता है, यानी वो अपने पोटेंशियल को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता, वो हीट में कन्वर्ट करता है, और हीट इसी प्रकार का आता है, प्रकार का लॉस्ट ऑफ एनर्जी होता है। तो मैं बोल सकता हूं क्या, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू नॉट जीरो, और एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, है ना, तो मैं लिखूंगा क्या, एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के कारण क्या होगा, एनर्जी का लॉस्ट होगा, एनर्जी का लॉस होगा, सो वी कैन नॉट अप्लाइड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्यों, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंटरनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव जीरो नहीं है। तो ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसको देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है ना। देखिए इसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे सपोज मतलब ये अपने पास हो गया, है ना। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा एक ग्राउंड है ना, ऐसे अपना ग्राउंड है और ऐसे एक ट्रैक है, कुछ इस जैसा एक ट्रैक है ना। उन्होंने बोला है कि जो ट्रैक है वो क्या है, स्मूथ, पूरा ट्रैक क्या है, स्मूथ, दो सब। और उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, एम मास है, उसका वेलोसिटी क्या है, यू है। मैं बोलूंगा क्या है कि यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, एम है, और उसका वेलोसिटी क्या है, यू है। उन्होंने बोला है कि ये वाला जो हाइट हमारा वो क्या है, एच हाइट है ना, ये वाला हाइट है एच, और ये वाला हाइट जो हमारा वो है h/2, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं क्या है, पी पॉइंट हमारा। यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है जिसको क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, एक पी पॉइंट है। उन्होंने बोला है कि स्मूथ ट्रैक है, मास एम है, यू वेलोसिटी है, एच हाइट है, और पी पॉइंट पे एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं क्या, पी पॉइंट हमारा। यहाँ पे देखेंगे तो कितना है, ये हमारा पी पॉइंट। फिर उन्होंने क्या बोला उसको देखिए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है। पहला क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि फाइंड द मिनिमम find the minimum value, find the minimum initial velocity, find the minimum initial velocity of particle, find the minimum velocity of particle so that particle reaches at P, particle reaches at P, and also
फाइंड वेलोसिटी एट P। हमको ये भी बताना है कि उस P पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होगा। अब देखिए उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के कैसे है ना, ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहली बात है कि हमें क्वेश्चन बोला है कि एक हमारा स्मूथ ट्रैक है और ये हमारा क्या है, m मास का पार्टिकल है, इसको u वेलोसिटी से फेंकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि जब उसकी मिनिमम वेलोसिटी यानी u की मिनिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए कि वो P पॉइंट पे पहुंच जाए। u की मिनिमम वेलोसिटी क्या हो कि वो एकदम P पॉइंट पे पहुंच जाए, वो हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सो दैट पार्टिकल रीचेस एट P एंड ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी एट P। और हमें वेलोसिटी भी एट P पे पता करना है। देखिए करते हैं सॉल्व। अब इसका कंडीशन क्या है उसको देखिए। कंडीशन ये है कि ये हमारा पास ट्रैक है ना, पहले ट्रैक को बनाते हैं और ये कुछ है ना, अरे तेरी तो हाँ हाँ ठीक है। अब ये कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर हमको मिनिमम चाहिए, हमें क्या चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम अगर हमको चाहिए तो कुछ ऐसा जुगाड़ लगा दो कि हमें क्या होना चाहिए मिनिमम। अब देख मिनिमम क्या होगा, मैं ये चीज़ बोलूँगा कि सबसे पहली बात है कि इस पॉइंट को तू सोच ले, इस पॉइंट पे हम क्या होगा, मैं ये बोलूँगा कि अगर इस पॉइंट के इधर रहा, इस पॉइंट से जस्ट इधर रहा, मैं बोलूँगा कि ये पॉइंट इस पॉइंट से जस्ट इधर रहा, इस पॉइंट से जस्ट इधर रहा, तो वो क्या होगा ना वापस नीचे आ जाएगा। लेकिन इस पॉइंट से जस्ट आगे हुआ तो वो आगे चला जाएगा। जैसे हम लोग किसी धड़काऊ पे रोड पे जाते हैं, रोड पे गए, रोड कुछ ऐसे होता है, रोड क्या होता है कुछ ऐसे होता है। तो जब हम रोड के ऊपर चढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, खूब जोर से पॉन्डिल मारते हैं और मार मार के हम लोग कहाँ है, उसके सबसे जो ऊपर वाला हाइट होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। और उसके बाद से वहाँ से क्या करते हैं, हम पॉन्डिल मारना छोड़ देते हैं और जैसे उसके नीचे है तो अपने से स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि ऐसे समझना ट्रैक, ऐसे अपना जो हम लोग नदी किनारे या फिर पुल उल देखते हैं, तो पुलवा तो ऐसे होता है, अरे पुलवा ऐसे होता है कि नहीं होता है। तो जैसे पुलवा ऐसे होता है तो हम लोग ऐसे आते हैं, ऐसे गए यहाँ पे आ गए। अब जैसे उसको ढुलकाव करते हैं तो नीचे ढुलक के कहाँ चल जाता है, आगे की तरफ बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पॉइंट पे उस पार्टिकल को लाके छोड़ दो, है ना, इस पॉइंट पे लाके छोड़ दो, तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट जीरो, है ना, जीरो से जस्ट ज्यादा। मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जीरो मत करो, यहाँ जीरो से जस्ट ज्यादा। अगर जीरो में कुछ एकदम थोड़ा सा तुम जोड़ोगे तो क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो ही आएगा। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे कम से कम जीरो हो, है ना, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा क्या हो, जीरो से एकदम तो थोड़ा सा ज्यादा हो। तो जैसे जीरो से थोड़ा सा ज्यादा हो तो क्या होगा, आगे की तरफ डुलुक जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ की वेलोसिटी जो होना चाहिए ना, ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो, इक्वल के बराबर या इक्वल से थोड़ा सा ज़्यादा हो तो काम बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए कि हम किसी तरह यहाँ पे लाके उसको छोड़ दो और यहाँ पे थोड़ा सा वेलोसिटी बचा दो। अगर यहाँ तक पहुँचा दिए तो काम बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको यहाँ पहुँचा देते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि इस पॉइंट को मानते हैं ए, नहीं है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि इस पॉइंट को मानते हैं ए, जब वो उसका इनिशियल पॉइंट था जो क्या था ए, और इस पॉइंट को मानते हैं क्या हम बी। तो इस पॉइंट को मानेंगे ए और इस पॉइंट को मानेंगे हम क्या होगा बी। तो ये है ए पॉइंट और ये हमारा क्या है बी पॉइंट, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। तो हम क्या बोलते हैं उसी को देखियो कि अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, कहां से, ए टू बी। अप्लाई मैकेनिकल कंजर्वेशन ए टू बी, है ना। तो मैं लिखूंगा क्या, अप्लाइड अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ए टू बी। ए टू बी में हमें क्या करना है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये हमारा क्या होगा एच, ये हमारा कितना होगा h/2, ठीक, लगा लेते हैं। तो हम लगाएंगे ए से बी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट ए, विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस में काइनेटिक एनर्जी एट
बी, दो जगह हो गया हमारा। अब सोच कि ए के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो अब मैं बोलूंगा कि इसी हाइट को अगर मान ले यू एच इज इक्वल टू जीरो और यू इज इक्वल टू जीरो, तो अभी क्या है जीरो हाइट पे, क्यों, इससे ऊपर जाएगा तो प्लस का हाइट आएगा, इससे आगे तो नीचे का हाइट आएगा, लेकिन वो इसी पॉइंट पे है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है जीरो, तो मैं बोलूंगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया जीरो। और काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है, इसको हम लोग क्या देंगे यू वेलोसिटी, तो मैं लिखूंगा क्या कि हाफ है ना एम वी स्क्वायर है ना, हाफ एम यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो ये देखिए ये सरफेस है तो सरफेस के ऊपर कितना एम जी, और इन द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल, यानी जिस पॉइंट पे आपने एच को जीरो माना है, हाइट को जीरो माना है, उससे वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हाइट है, तो एच हाइट है, तो कितना होगा एम जी एच है ना, एच हाइट पे कितना होगा एम जी एच। उसके बाद से क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो, वेलोसिटी या तो जीरो हो या तो जीरो से ज्यादा हो, थोड़ा सा ज्यादा हो, तो ऑलमोस्ट क्या होगा जीरो, तो हम लोग क्या मान लेंगे जीरो, तो हम लोग क्या करेंगे एम से एम काट दे है ना, तो हमें क्या चाहिए u, तो u इज इक्वल टू कितना होगा टू जी एच, ये इधर चला जाएगा, तो u इज इक्वल टू कितना होगा रूट के अंदर जी एच, रूट के अंदर टू जी एच, ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। लेकिन हमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे वेलोसिटी भी हमको बताना है, तो मैं लिखूंगा क्या कि वेलोसिटी एट पी, हमको क्या चलना है वेलोसिटी एट पी, पी के वेलोसिटी क्या होगा, तो मैं मान लूंगा क्या कि अप्लाई करेंगे, क्या है अप्लाई करेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, कहाँ से कहाँ तक ए टू, कहाँ से कहाँ तक ए टू पी, ए से हम लोग कहाँ निकालना है पी तक, तो देखो क्या लिखेंगे यू ए प्लस में काइनेटिक एनर्जी ए इज इक्वल टू यू पी प्लस में काइनेटिक एनर्जी पी, तो यू ए हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है जीरो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे यानी यहाँ से यहाँ लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना है काइनेटिक एनर्जी इसका, तो इसका काइनेटिक एनर्जी है हमारा हाफ एम यू स्क्वायर है ना इज इक्वल टू, अब यह मैं बोलूंगा कि जब वो यहाँ पे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, तो इससे कितना है h/2 हाइट पे है, यानी कहने का मतलब है इसका मास m है इंटू जी है, हाइट कितना h/2 प्लस में इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ से बात करेंगे तो एम 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 हाफ 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 कैंसिल हो गया, अब u का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, u का स्क्वायर है, अब इसको हम लोग इधर फेंक देंगे जी एच इधर फेंक देंगे, तो हमारा क्या होगा v का स्क्वायर, अब हम पता है u स्क्वायर हमारे पास कितना वैल्यू है, तो u स्क्वायर अगर देखेंगे तो कितना होगा टू जी एच, और u का वैल्यू कितना है टू जी एच, तो यहाँ से लिखेंगे कितना टू जी एच माइनस में जी एच इज इक्वल टू कितना होगा v स्क्वायर, तो टू जी एच में से एक जी एच निकाल दो तो कितना बचेगा जी एच, तो v इज इक्वल टू रूट के अंदर कितना होगा, v इज इक्वल टू रूट के अंदर जी एच, v इज इक्वल टू रूट के अंदर कितना होगा जी एच, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखिए, अगला क्वेश्चन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमको बोलता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में कि सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसे कोई वाल है ना, ऐसे कोई वाल है कुछ इस टाइप से है ना, तो यहाँ से बोलेंगे तो एक हमारे पास एक स्प्रिंग रखा हुआ है कुछ इस टाइप का एक स्प्रिंग, और ये जो सरफेस हमारा क्या है स्मूथ है ना, ये हमारा क्या है स्मूथ, और ये हमारा कुछ ट्रैक है ना जिसका हाइट क्या है h, और ये भी हमारा क्या है स्मूथ है ना, यहाँ पे एक m मास का पार्टिकल है ना जिसका मास क्या है, मास है m है ना, या फिर ऐसे बोलो मास m मास का पार्टिकल है। उन्होंने बोला है कि रिलीज फ्रॉम रेस्ट है ना, पार्टिकल मास m रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मास m रिलीज फ्रॉम रेस्ट, अगर हम उसको रेस्ट से रिलीज करते हैं तो फिर क्या बोलता है कि फाइंड द मैक्सिमम
कंप्रेशन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। अब सोच कि मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग कितना होगा, है ना, इसको हमको क्या करना है, सोचना है। तो देखो कैसे सोचते हैं। सबसे पहली बात है कि जब वो आएगा तो मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब ये होगा जब उसका वेलोसिटी जीरो हो। क्यों, यहाँ से वो आया 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 यहाँ पर, वो तब तक उसको दाबते रहेगा जब तक वो रुक ना चाहे। अरे मैं बोलूंगा कि माना आ रहा है यहाँ पे स्प्रिंग है, तो ऐसा आया तो ऐसे जा रहा है और जा रहा है जा रहा है, मैंने कहने का मतलब कि जब तक वो रुक नहीं जाए तब तक उसको क्या करेगा, आगे की तरफ प्रेस करता रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये तब तक उसको प्रेस करता रहेगा जब तक यहाँ पे क्या हो जाए, इसके पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं उस चीज को देखिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, है ना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि देखिए क्या है उसका जो फाइनल स्टेज क्या है उसी को देखिए। है ना, ये चीज है। और यहाँ ये ए पॉइंट था, मान लेते हैं ये ए पॉइंट, और जब वो आएगा तो क्या होगा, इतना कंप्रेस कर देगा, यानी पार्टिकल यहाँ आ गया। यानी ये इसका क्या था, नेचुरल लेंथ, है ना। तो पार्टिकल क्या करता है, आगे की तरफ आके इसको कंप्रेस कर देता है ना। ये हमारा ए हो गया, तो इसको क्या करेगा, एक्स कंप्रेस किया, है ना। तो ये मान लेते हैं क्या हमारा, ये बी पॉइंट। तो ये ए पॉइंट जहाँ से उसको रिलीज किए थे, वो बी पॉइंट जहाँ उसको कंप्रेस हो गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंगे मैकेनिकल कंजर्वेशन कहाँ से, ए टू बी। तो मैं लिखूंगा क्या, अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम अप्लाई करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ए से बी पर, ए से बी पे। तो हम लिखेंगे क्या, यू ए प्लस में, है ना, काइनेटिक एनर्जी ए। अब देखो यहाँ पे इसको, और अब क्या किए, सिस्टम ए, है ना, यानी इस मास को, इस स्प्रिंग को, अर्थ को, सबको क्या मान लिए, एक सिस्टम मान लिए, है कि नहीं। अब हम बार बार तो लिखेंगे नहीं कि ये सिस्टम वो सिस्टम, हम लोग ऐसे मान लें, हमको पता है कि अर्थ भी हमारे लिए क्या बन गया, एक प्रकार का सिस्टम बन गया। तो यू ए प्लस में काइनेटिक एनर्जी है इज इक्वल टू कितना होगा, यू बी प्लस में काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो गया, बी। तो यू ए हमारे पास कितना हो जाएगा, यू ए अगर देखेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसका पास कितना था, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये सरफेस कितना है, u इज इक्वल टू जीरो, एच इज इक्वल टू जीरो, अगर इस हाइट को हम लोग h इज इक्वल टू जीरो माने हैं तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। तो इससे वो कितना है, तो इससे वो h हाइट पे है, तो उसके लिए उस पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh प्लस में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जीरो, क्योंकि उसको रेस्ट से छोड़े हैं। उसके बाद से यहाँ पे जब आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगा, जीरो, क्योंकि इस हाइट के लेवल में है, ना इसके ऊपर है ना इसके नीचे है। तो बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो। उसके बाद से कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस में काइनेटिक एनर्जी ही यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी हमारा क्या है, जीरो है। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, तो टू यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, जैसे इसको टू इधर और के नीचे, तो कितना होगा, टू mgh बाई के, है ना। फिर इसका हमारा क्या होगा, स्क्वायर कर देंगे, है ना। ये हमारा हो गया x, क्यों, क्योंकि टू के इधर फेस और m को नीचे फेस, तो x स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आता है, रूट चढ़ जाता है। तो x इज इक्वल टू अगर बोले रूट के अंदर 2mg बाई के, ये हमारा क्या हो गया, x का एक्सटेंशन हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको समझने की कोशिश कीजिए, है ना। उसके बाद से क्या है कि आज को लेक्चर को करेंगे समाप्त, और कल के लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, यानी जो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछ सकता था, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग कल के लेक्चर में क्या करेंगे, हैंडल करेंगे, है ना। तो आज का क्या है उसी को देखिए। हम ये चीज बोल रहे हैं कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारा ऐसे कुछ ट्रैक है ना। ये जो ट्रैक है कुछ ऐसे ट्रैक है ना, कुछ इस लेवल का ट्रैक, यानी कहने का मतलब है कि वहां पे वो क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे ट्रैक खत्म हो जा रहा है, यानी कुछ ऐसे, ये हमारा एंडिंग है, समझ में है कि नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है,
यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा और यहाँ पे ऐसे होकर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यानी इस पॉइंट पे वो खत्म होगा। जिस पॉइंट पे खत्म होगा उस समय का जो टेंजेंट है वो कितना होगा, थीटा पे है। समझ में आ रहा ना, यानी जिस पॉइंट पे वो खत्म होगा वहां पे जो टेंजेंट बनाता है वो कितना बनाता है, थीटा। यहाँ पे खत्म हो गया लेकिन इस पॉइंट का जो टेंजेंट है वो कितना बनाता है, थीटा। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि अगर सपोज मान लो कि एम हमारे पास कोई एक पार्टिकल है ना, ये कोई हमारा एम पार्टिकल है। उन्होंने बोला इसका मान लेते हैं यू वेलोसिटी है, एम मास का पार्टिकल है, यू वेलोसिटी है। और उन्होंने बोला है कि ये जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे वो खत्म हो रहा वो एच हाइट पे है। कितना है, एच हाइट पे। ठीक, वो हमारा क्या है, एच हाइट पे है। जिस पॉइंट पे खत्म हो रहा एच हाइट पे है। फिर उन्होंने बोला है कि सपोज बोले ये मास है तो आगे की तरफ जाएगा 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 जाएगा, जब इस पॉइंट पे आएगा तो कुछ ऐसे ऊपर की तरफ भाग जाएगा। अरे कहने का मतलब है कि यहाँ से चला 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 चलते 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 जब इस ट्रैक को वो छोड़ेगा तो ट्रैक के एलोंग ही तो भागेगा। समझ में आ रहा ना, जब वो ट्रैक को छोड़ेगा तो ट्रैक के एलोंग ही भागेगा, यानी ट्रैक के टेंजेंट भागेगा। तो होता क्या है, उन्होंने बोला है कि हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, स्मूथ, ये हमारा क्या है, स्मूथ है ना। फिर उन्होंने बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल एम, है ना। फिर उन्होंने बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय पार्टिकल, है ना। पार्टिकल कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा वो हमें बताना है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है, सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इसका डायग्राम बनाते हैं, यानी फाइनल डायग्राम बनाते हैं। होता क्या है कि फाइनल डायग्राम में देखिएगा, है ना, होता ये है कि ये कुछ ट्रैक है, जो ये हमारा एक ट्रैक है। अब देखिए क्या है, हमको पता है कि यहाँ पे वो ट्रैक को छोड़ेगा। तो जिस समय वो छोड़ेगा ना तो ट्रैक के एलोंग ही जाएगा। ट्रैक के एलोंग जाने का मतलब हो गया ये उसके टेंजेंट से निकलेगा। अब सपोज मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, v है। अब तुम ये चीज देखो कि अगर हम ये चीज बोलेंगे ना कि इस हॉरिजॉन्टल से नीचे, इस हॉरिजॉन्टल के नीचे देखो ही मत, यानी जिस पॉइंट पे ट्रैक खत्म हो रहा है उसके नीचे मत देखो, उसके ऊपर देखो। मैं बोल रहा हूं कि जिस पॉइंट पे ट्रैक खत्म हो रहा है उसके नीचे मत देखो, उसके ऊपर देखो। इसका मतलब है हमको इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर देखना है। तो जैसे हम इसके ऊपर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये होगा यहाँ से ऐसे जाएगा और वैसे वापस ग्राउंड पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ से देखें तो ग्राउंड टू ग्राउंड हमारे पास क्या बन जाता है, एक प्रकार से प्रोजेक्टाइल बन जाता है ना। यानी ये ऐसे है कि अगर सपोज वाला एक पार्टिकल को ऐसे फेंके तो वैसे आ जाता है, और है कि नहीं। यानी कहने का मतलब है एक पार्टिकल को किसी थीटा एंगल से फेंकते हैं, किसी थीटा एंगल से फेंकते हैं तो कहाँ जाता है, प्रोजेक्टाइल में। इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे वो ट्रैक को छोड़ता है उसके बाद से वो प्रोजेक्टाइल बन जाता है। तो हमें आप ये चीज बताइए कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना होता है। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल अगर देखेंगे तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारा कितना होता है, एच मैक्स हो जाता है, एच मैक्स हो जाता है ना। तो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है यहाँ पे, यहाँ से हमको चाहिए, है ना, ग्राउंड से चाहिए तो निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, हमको पता है कि ये वाला हाइट हमें ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है, कितना, एच हाइट। तो मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम हाइट अटेन बाय पार्टिकल कितना होगा, तो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय मैक्सिमम हाइट अटेन बाय पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अटेन बाय पार्टिकल कितना होगा, वो होगा h प्लस में h मैक्स। वो कितना होगा, h प्लस में h मैक्स, h प्लस में h मैक्स। तो हमें h तो पहले से दे रखा है, h मैक्स हमें चाहिए। तो देख h मैक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि h मैक्स का मैं बोलूंगा कि h मैक्स का क्या होगा, फॉर्मूला जो होता है h मैक्स का, तो वो कितना होगा, एच मैक्स का फॉर्मूला होता है u² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2g।
है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। एच मैक्स इज इक्वल टू कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये चीज़ हमें पता चल रहा है। अब देखिए कि हमें क्या चाहिए, हमको ये, अब u क्या होता है, u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब है कि इस वेलोसिटी को अगर ला के यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, और है कि नहीं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है, थीटा 2 हमको पता है, जी पता है। इसका मतलब कि एच मैक्स में, ये तो हमें पता है, एच मैक्स में अगर हम खाली u की वेलोसिटी निकाल लें, u का वैल्यू क्या होता है, प्रोजेक्टाइल का क्या हो जाता है, प्रोजेक्टाइल ऑफ वेलोसिटी होता है, किस वेलोसिटी इसको भेजते हो। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका म्यू जो होता है इसके व्यू के बराबर होगा, है ना। तो अगर हम v निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए हम लोग व्यू निकालते हैं, तो हमको पता है कि पार्टिकल यहाँ पे था, है ना, तो हम लोग a से, और मान लेते हैं ये हमारा कितना है b, तो a से हम लोग b क्या निकालेंगे, a से हम लोग b निकालेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है, ए टू बी, ए से बी के में। तो देखिए कैसे करेंगे, हमको पता है यू ए प्लस में काइनेटिक एनर्जी ए प्लस में, क्योंकि इंटरनल फोर्स नहीं है, प्लस में यू बी प्लस में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बी। ये चीज़ हमें समझ, यू ए हमारे पास कितना है, ये हाइट हमारा जो है वो h इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब u इज इक्वल टू 0 है। अभी 0 हाइट पे है तो एम जी एच हमारा क्या होगा 0, तो इनिशियल वेलोसिटी है 0। काइनेटिक कितना है, तो काइनेटिक इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, u वेलोसिटी दे रखे हैं, तो कितना होगा हाफ एम यू स्क्वायर प्लस में, है ना, हाफ एम यू स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी हो गया विच इज इक्वल टू अब हमारे पास क्या है इस समय का, इसका पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, क्योंकि एच हाइट ऊपर है तो यहाँ पे वो कितना होगा एम जी एच प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो हम मान लेते हैं कितना, हाफ एम वी का स्क्वायर, है ना, वेलोसिटी क्या है वी का स्क्वायर है, तो वी का स्क्वायर। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि देखिए एम से एम काट दो, है ना, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, इसको भी काट दो, तो ये हमारा कितना होगा यू स्क्वायर, अरे हमारा ये कितना हो गया u का स्क्वायर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, u हमारा u का स्क्वायर, है ना, gh को इधर फेंक देते हैं तो माइनस में gh, है ना। अब हमको v है तो हमको v नहीं चाहिए, v का मान लेते क्या होगा v का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कि ये जो v है ना, ये v यही हमारा क्या है u के बराबर है, क्यों, इनिशियल प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी हमारा कितना है u। इसका मतलब है कि अगर हम बात करेंगे h प्लस में म्यू की जगह पे क्या रखेंगे, म्यू की जगह पे इसको रखेंगे, तो म्यू स्क्वायर माइनस में gh, है कि नहीं है। उसके बाद से कहा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना होगा 2g, डिवाइडेड बाई कितना होगा 2g। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा क्या है मैक्सिमम हाइट अटेन बाई पार्टिकल, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल लेके आते हैं एडवांस लेवल का प्रॉब्लम इसी टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कल के लिए जस्ट वेट करें। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।